विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 28। अब तक अव्यांशी वही सोफे पर लेट जाती है और फोन को स्क्रॉल करने लगती है। कुछ देर बाद जब बेल बजने की आवाज उसे आती है तो वो जल्दी से सोफे पर से उठती है और फिर खुद से ही कहती है, ये डिलीवरी आज इतनी जल्दी कैसे हो गई? बोलकर अव्यांशी डोर खोलती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है तो वो कंफ्यूज्ड होकर डोर को वापस से बंद करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कोई अंदर आ जाता है डोर को धक्का देकर, जिसे अव्यांशी भी देख नहीं पाती है अच्छे से। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अव्यांशी को कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिर अभी उसके साथ हुआ क्या। वो अभी चौंकी हुई थी। तभी उसे दो हाथों का मजबूर पकड़ खुद पर महसूस होता है जिससे वो होश में आती है और उन दो हाथों को देखने लगती है। अब आगे दो छोटे छोटे हाथ जिसने उसके पैरों को मजबूती से पके हुआ था। अव्यांशी अपने सर को नीचे करती है तो उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो यही कोई 3 या 4 साल का होगा। दिखने में बहुत ही क्यूट और गोल मटोल था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत ही टाइटली अव्यांशी के पैरों को पकड़े हुआ था जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। अव्यांशी उस छोटे बच्चे को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा है कौन और उसे इस तरह क्यों पकड़े हुए है। अव्यांशी हैरान थी मगर फिर भी वो प्यार से उस बच्चे से पूछती है, बच्चा आप कौन हो और यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ पर है? अव्यांशी उस बच्चे से पूछती है, क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल अकेला था। अव्यांशी की बात पर वो बच्चा अपने स्वीट वॉइस में उसे बस इतना ही बोलता है, मम्मा। जिसे सुनकर अव्यांशी बोलती है, हाँ क्यूट आपकी मम्मा कहाँ पर है? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या आप गलती से यहाँ पे आ गए हो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है बस अव्यांशी को पकड़े हुए खड़ा रहता है। जिसे देखकर अव्यांशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं है और ये बच्चा उसे कुछ बता भी नहीं रहा है, बस उसे पकड़े हुए खड़ा है। अव्यांशी को अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए इस बच्चे को यहाँ इसके दरवाजे के बाहर छोड़कर गया है, वरना इतना छोटा बच्चा अकेले तो यहाँ नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी बात अभी उसे बेल बजने की भी आवाज आई थी मगर बाहर यह बच्चा अकेला था, इसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। जरूर कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, वरना इतना छोटा बच्चा खुद से ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। अव्यांशी अपने आसपास देखती है मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वो बच्चे को ध्यान से देखती है जो उसके पैरों में लिपटे हुए उसे ही अपने मासूम आंखों से देख रहा था। अव्यांशी जब उस बच्चे के क्यूट से फेस को देखती है तो उसे उसके चेहरे पर मिट्टी लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर अव्यांशी नीचे बैठ जाती है और उस बच्चे को अच्छे से चेक करने लगती है। तो उसे उस छोटे बच्चे के कपड़ों में भी मिट्टी दिखता है। साथ ही उस बच्चे का ड्रेस भी हल्का कहीं कहीं से फटे हुए थे और उसके छोटे छोटे हाथों में कुछ खरोचों के निशान थे, जिसे देखकर अव्यांशी को बहुत गुस्सा आता है उस इंसान जिसने ये किया है, क्योंकि उसे अब भी यही लग रहा था किसी ने उसके साथ प्रैंक करने के लिए ही इस क्यूट से छोटे बच्चे को इतना गंदा कर दिया है मिट्टी लगाकर। वो गुस्से से इधर उधर देखती है और आवाज लगती है मगर कोई भी नहीं आता है तो वो ये सोचकर कि यह बच्चा जिसने भी यहाँ पे छोड़कर गया होगा वो अपने आप ही उसके पास आ जाएगा उसे लेने के लिए, तब वो उस इंसान को सबक सिखा देगी। ये सोचते हुए अव्यांशी उस छोटे बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और उसे अपने साथ अंदर ले आती है।
वो बच्चा भी शांति के साथ अव्यांशी के गोदी में चढ़ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से अव्यांशी को पकड़ लेता है। अव्यांशी उस बच्चे को गोद में लिए ही पहले अपने डोर को बंद करती है, फिर उस छोटे बच्चे को लेकर बाथरूम में जाती है। क्योंकि उस बच्चे के कपड़े पर मिट्टी लगा हुआ था, साथ ही चेहरे पर भी, इसलिए वो पहले उसे क्लीन करना चाहती थी। बाथरूम में ले जाकर अव्यांशी उस बच्चे को वॉश बेसिन के पास बिठाती है, मगर वो बच्चा नहीं बैठता है। उल्टा अव्यांशी को टाइटली पकड़कर अपने क्यूट मगर तोतली आवाज में धीरे से बोलता है, मम्मा डोंट गो। इतना बोलकर वो अव्यांशी को देखते हुए रोने लगता है, जिसे देखकर अव्यांशी काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही यह क्यूट बच्चा रोने क्यों लगा। उसने उस बच्चे की पूरी बात ही नहीं सुनी थी, उसे बस डोंट गो ही सुनाई दिया था, जिससे अव्यांशी को लगता है ये बच्चा डर रहा है अकेले। इसलिए वो उसे शांत करवाते हुए बोलती है, बच्चा आप प्लीज शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ आपके साथ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। देखो आप कितने गंदे हो गए हो मिट्टी की वजह से, इसलिए मैं बस आपके लिए पानी ला रही हूँ ताकि आप क्लीन हो जाओ। अव्यांशी बड़े ही प्यार से उस बच्चे को समझती है। वही जब वो बच्चा सुनता है कि अव्यांशी उसे छोड़कर नहीं जाएगी तो वो शांत हो जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी भी चैन ही सांस लेती है और फिर उस बच्चे को वही छोड़ खुद जाकर एक टब में गर्म पानी भरती है, जिसका टेम्परेचर बच्चे के हिसाब से नॉर्मल था। जिसे चेक करने के बाद अव्यांशी वापस से उस छोटे बच्चे के पास आती है, उसके फेस को क्लीन करती है, जिससे उस बच्चे का छोटा सा चेहरा एकदम साफ हो चुका था। ऐसे ही वो उसके हाथ और पैरों को भी धोती है, जिससे मिट्टी हट जाता है, मगर खरोंचों के निशान नहीं हटते हैं। उस छोटे बच्चे के हाथों और पैरों पर गहरे लाल निशान थे, जिसे देखकर अव्यांशी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। अब क्या करेगी अव्यांशी? कौन है वो छोटा बच्चा? कैसे आया वो अव्यांशी के पास? क्या सच में कोई कर रहा है अव्यांशी के साथ प्रैंक, या फिर है कोई और बात? क्यों कह रहा है वो अव्यांशी को मम्मा? और कैसे आई उस छोटे बच्चे को चोट? कैसे है वो निशान? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। थ्रोइंग किसेस। विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 29। ए फ्लैट। आगे वही जब वो बच्चा सुनता है कि अव्यांशी उसे छोड़कर नहीं जाएगी तो वो शांत हो जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी भी चैन ही सांस लेती है और फिर उस बच्चे को वही छोड़ खुद जाकर एक टब में गर्म पानी भरती है, जिसका टेम्परेचर बच्चे के हिसाब से नॉर्मल था। जिसे चेक करने के बाद अव्यांशी वापस से उस छोटे बच्चे के पास आती है, उसके फेस को क्लीन करती है, जिससे उस बच्चे का छोटा सा चेहरा एकदम साफ हो चुका था। ऐसे ही वो उसके हाथ और पैरों को भी धोती है, जिससे मिट्टी हट जाता है, मगर खरोंचों के निशान नहीं हटते हैं। उस छोटे बच्चे के हाथों और पैरों पर गहरे लाल निशान थे, जिसे देखकर अव्यांशी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस बच्चे के हाथ पैर को किसी ने रस्सियों से बांध दिया हो और ये बच्चा जबरदस्ती उन रस्सियों से खुद को आजाद करने की कोशिश करी है, इस वजह से उसे यह चोटें लगती है। साथ ही बच्चे के हाथ पैर के निशान से साफ पता चल रहा था वो रस्सी से बांधने की वजह से लगे हैं, क्योंकि हाथ और पैर में गहरे मोटे लाल निशान थे। उस बच्चे को इस तरह देखकर अव्यांशी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था बच्चे के लिए। वो अभी बस 3 साल का ही लग रहा था और उसके बॉडी में इतने सारे चोट के निशान देखकर अव्यांशी को अपने दिल में दर्द होता है।
आखिर कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है, जो इतने छोट बच्चे को टॉर्चर करते हैं। वही वो बच्चा अब भी बस अपनी टुकुर टुकुर आंखों से अव्यांशी को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, मगर जब वो अव्यांशी के आंखों में आंसू देखता है तो वो परेशान हो जाता है और अपने स्वीट सी वॉइस में क्यूटली बोलता है, आप क्यों रो रही हो? प्लीज डोंट क्राई मम, बेबी आपके पास है। वो छोटा सा मासूम बच्चा अपने स्वीट वॉइस में बड़े ही मासूमियत के साथ अव्यांशी से बोलता है ताकि अव्यांशी चुप हो जाए और रोते ना। उस बच्चे की बात सुनकर अव्यांशी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। उसे उस छोटे बच्चे के ऊपर बहुत ही प्यार आ रहा था। वो बड़े प्यार से उस छोटे बच्चे को देखती है और फिर उस छोटे बच्चे के पिंक चबी चिक्स को खींचते हुए प्यार से बोलती है, बेबी आप ना सच में बहुत क्यूट हो। आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर न कोई भी रो ही नहीं सकता है। बोलते हुए अव्यांशी उस बच्चे को पूरा क्लीन करती है और फिर उसे गोद में उठाकर अपने साथ बाहर बेडरूम में ले आती है। उसके पास बच्चे के कपड़े नहीं थे। अब वो उस बच्चे को पहनाए क्या, अव्यांशी सोचने लगती है। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा था, मालकिन में वापस आ गया अपने सारे काम करके। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, बोलकर रुद्र बाहर आता है। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था, मगर जब वो एक बच्चे को अव्यांशी के साथ देखता है तो वो चौंक जाता है। वो जल्दी से अव्यांशी के पास आता है और फिर नाराज होते हुए बोलता है, मालकिन ये बच्चा कौन है और आपके साथ क्या कर रहा है? क्या आपने मेरे गैर हाजिरी में इस दूसरे बच्चे को लेकर आ गए हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। आपके लिए मैं एक क्यूट बच्चा भी बन गया, लेकिन कुछ ही दिनों में आप मुझे भूलकर दूसरे बच्चे को ले आई। रुद्र बिना रुके बस अपनी बात अव्यांशी से बोले जा रहा था। वही अव्यांशी उसे देखकर अपने सर को पीट लेती है और फिर उसे शांत करवाते हुए बोलती है, ओ मेरे छोटे शैतान, अब जरा चुप होकर सांस भी ले लो। बिना रुके बोले जा रहे हो। मैंने इस बच्चे को नहीं लाया है। ये बच्चा खुद ही यहाँ पे आया है, इसे चोट भी लगी है। पहले तुम इसके लिए कपड़े का इंतजाम करो, फिर हम आराम से बात करेंगे, बोलकर अव्यांशी दूसरे साइड जाती है फर्स्ट एड किट लाने के लिए। वही रुद्र का मुंह बन जाता है अव्यांशी की बात सुनकर, क्योंकि अव्यांशी उस बच्चे की केयर कर रही थी, जिससे रुद्र को जलन हो रहा था, जो उसके चेहरे से भी साफ पता चल रहा था। ना चाहते हुए भी रुद्र को अव्यांशी का काम करना पड़ता है। वो वहां से गायब हो जाता है, फिर कुछ ही मिनट बाद वो वापस आता है और फिर एक आउटफिट को वही पेड़ पर रखकर वापस चला जाता है। इधर वो छोटा बच्चा ये सब बस देखता ही रह जाता है। उसे किसी बच्चे की आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। मगर जब उसकी नज़र बेड पर पड़ती है तो वो कुछ देर सोचता है, फिर खुद ही जाकर उस ड्रेस को पहन लेता है। कुछ देर बाद अव्यांशी जब वापस आती है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर, लेकिन जब वो सामने देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो छोटू बेबी उस आउटफिट में बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो जल्दी से उस बच्चे के पास आती है और फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर बच्चे के गालों को खींचते हुए बोलती है, ओ माय लिटिल बेबी, आप तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। बोलकर वो बड़े ही गौर से उस छोटे बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, जिसे देखकर उस बच्चे के कान और गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो शर्माते हुए अपने सर को नीचे कर लेता है। उस बच्चे का रिएक्शन देखकर अव्यांशी को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोलती है,
ओ माय गॉड, ये छोटू बेबी कितना क्यूट लग रहा है, ब्लश करते हुए बोलकर अव्यांशी एक बार फिर से उस बच्चे के गालों को खींच लेती है, क्योंकि अव्यांशी को उसके पिंक चबी चिक्स बहुत ही पसंद आ रहे थे। कुछ देर बाद अव्यांशी लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उसके बाजू में ही वो छोटा बच्चा भी बैठा हुआ था। अव्यांशी ने को भी ऑर्डर किया था, वो सब आ चुका था। इस वक्त वे दोनों पिज्जा खा रहे थे। वहाँ पे और भी बहुत सारा फूड था। दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे खाते हुए। बेबी, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आए? क्या आप खो गए थे या फिर किसी ने आपका किडनैप कर लिया था? मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी और आपको आपके फैमिली के पास ले जाऊंगी। अव्यांशी बर्गर का एक बाइट लेते हुए बच्चे से बोलती है, जिस पर वो बच्चा पिज्जा खाते हुए ही बोलता है, नो, मुझे घर नहीं जाना है। बेबी को चिल्फ मम्मा चाहिए, इसलिए बेबी घर से भाग गया। लेकिन गंदे अंकल और दीदी ने बेबी को किडनैप कर लिया और बेबी को लूम में बंद कर दिया। लेकिन बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बेबी वहां से भाग गया और फिर एंजल मम्मा मिली तो बेबी उनके कार में बैठ कर मम्मा के पास आ गया। अब बेबी कहीं नहीं जाएगा। बेबी अपनी एंगल मम्मा के साथ ही रहेगा। वो छोटा बच्चा बड़े ही मासूमियत के साथ अव्यांशी को देखते हुए अपनी तोतली आवाज में उससे बोलता है, जिसे सुनकर अव्यांशी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तो अब क्या होगा आगे? कौन है वो छोटा बच्चा? क्या अव्यांशी पता लगा पाएगी उस छोटे बच्चे के फैमिली के बारे में? जबकि वो छोटा बच्चा अपने घर जाना हो नहीं चाहता है, तो क्या अव्यांशी उसे भेज पाएगी या रख लेगी उसे अपने साथ हमेशा के लिए? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। For more updates, join my WhatsApp channel, link in description. Let's start new episode. Villainous Reborn in Novel, Episode 30. अब आगे एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा बंगलो जो दिखने में किसी महल की तरह था। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत। उसके चारों तरफ से बड़े बड़े दीवारें थी, जिसे पार करना किसी आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके अलावा भी बहुत सारे बॉडीगार्ड चारों तरफ फैले हुए थे। वहाँ की सिक्योरिटी देखकर ही लग रहा था कि वहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा और पावरफुल इंसान रहता है। किसी को भी अंदर आने के लिए वहाँ लगे बड़े से गेट से ही गुजरना पड़ता है, जो काफी हाई टेक्नोलॉजी वाली थी। कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता था। अगर कोई अंदर आ भी गया बुरे इंटेंशन से, तो उसका जिंदा वापस जाना बस एक सपना ही रह जाता है। ये पे लोग आते हैं अपनी मर्जी से, मगर जाते हैं सिर्फ एक लाश बन के। वजह आपको बाद में पता चल जाएगा। इस वक्त एक साथ 10 से 12 ब्लैक कार्स उस बड़े से गेट से अंदर एंटर करती है। वे सभी कार्स बहुत ही महंगे और लग्जरियस था, मगर उनमें से एक कार सबसे अलग और सभी कार्स से सबसे ज्यादा महंगा और लग्जरियस था। ऐसा नहीं था बाकी कार्स महंगे नहीं थे, मगर बीच वाली कार सबसे महंगी थी। उसे देखकर ही सभी को पता चल जाता कि उस कार में सभी का बॉस बैठा हुआ होगा। इस वक्त दिन था, मगर उस बीच वाले कार के अंदर एकदम अंधेरा छाया हुआ था। सारे विंडोज भी पैक थे। वही कार को ड्राइव कर रहा ड्राइवर कीथ और पसीना था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइवर बेहद डरा हुआ है। उसे कैसे भी करके जल्दी से वहां से दूर भाग जाना था, मगर अभी वो चाहकर भी कहीं नहीं भाग सकता था। वो डरते हुए कार को फास्ट ड्राइव कर रहा था। कुछ मिनट बाद सभी कार्स उस बंगलो के बाहर रुक जाती है, तो बहुत सारे वेल ट्रेन्ड हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर एक आदमी आगे आकर बीच वाले ब्लैक रोल्स रॉयस के डोर को ओपन करता है।
तो उसमें से एक बेहद ही कोल्ड पर्सनैलिटी वाला हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। 6.5 हाइट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एप्स, हेजल ग्रे आइज, ब्राउन शाइनी हेयर। दिखने से ही वो शख्स बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, मगर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल और कोल्ड हार्टेड था। उस शख्स के आसपास इस वक्त काफी कोल्डोरा फैला हुआ था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर रहे थे, जबकि वे सभी बहुत खतरनाक थे, मगर फिर भी उस शख्स का डर वहां मौजूद सभी लोगों के अंदर था। कार के डोर ओपन होते ही वो शख्स कार से बाहर निकलता है और फिर अपने तेज कदमों से बंगलो अंदर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही सभी बॉडीगार्ड और ड्राइवर एक लंबी गहरी राहत की सांस लेते हैं, मगर बागलों के अंदर का माहौल एकदम ही बदल गया था उस शख्स के आते ही। सभी सर्वेंट्स डर से कांपने लगते हैं। वो शख्स अंदर आता है और किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। तो वही उसके सामने कुछ लोगों को लाया जाता है, जो काफी बुरी हालत में थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया हो। उनकी हालत बहुत ही खराब थी, मगर उस शख्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन से उन सबको देखता है और फिर कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर उसके पीछे खड़ा एक लड़का वहां से चला जाता है और फिर कुछ ही मिनट में वापस आता है। उसके हाथ में अब एक हंटर था, जिसे देखकर वे सभी सर्वेंट्स डर जाते हैं। अब उन्हें पछतावा हो रहा था अपनी लापरवाही पर। सभी दया की भीख मांगने लगते हैं सामने बैठे शख्स से, मगर कोई भी फायदा नहीं होता है। वो शख्स बिना कुछ बोले बस अपने फिंगर से इशारा करता है। कुछ ही देर में वहां पे उन सभी लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है। पहले से ही उनकी हालत खराब थी, ऊपर से हंटर से बड़े ही बेरहमी से मार खाने की वजह से उन सभी सर्वेंट्स की हालत अधमती सी हो गई थी। मगर सामने सोफे में बैठे शख्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सभी को चीखते चिल्लाते दर्द से तड़पते हुए देख रहा था। ये लो हो गई हमारे मैन कैरेक्टर की एंट्री। अब आप लोग इसे हीरो कहो या विलेन, आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से स्टोरी बहुत चेंज हो जाएगी। रुद्राक्ष और इस न्यू कैरेक्टर में आप जिसे ज्यादा वोट करेंगे, लास्ट में अव्यांशी उसी के साथ रहेगी। मगर अभी उसमें टाइम है, अभी इनकी तकरार बाकी है। लव ट्रायंगल होगा, एक को उसकी मोहब्बत मिलेगी तो दूसरी अधूरी रह जाएगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया है। दूसरी तरफ अव्यांशी के फ्लैट में अव्यांशी और वो छोटू बेबी दोनों ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। इस वक्त दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। उस छोटू बेबी ने अपने सर को झुकाए हुए बैठा था, तो वही अव्यांशी बस उस बच्चे को घूर रही थी। वजह था उस छोटू बेबी का चुप रहना। अव्यांशी पिछले आधे घंटे से उस बच्चे से सवाल कर रही थी, मगर वो बच्चा एकदम चुप होकर शांति से बैठा हुआ था। अव्यांशी सवाल पे सवाल किए जा रही थी, मगर वो बच्चा कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं रहा था। थक हार कर अव्यांशी खुद ही चुप हो जाती है। उसने सोच लिया था अब वो रुद्र की हेल्प लेगी और इस बच्चे के बारे में पता लगवाएगी। इसलिए अब वो बच्चे से कुछ भी नहीं पूछती है, जिस पर वो बच्चा भी खुश हो जाता है और अव्यांशी के गोद में सर कर सो जाता है। अव्यांशी बस सोते हुए उस छोटे बच्चे को देखते ही रह जाती है, जो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो उस बच्चे को बड़े ही प्यार से देखने लगती है। कौन है वो शख्स? क्या इस शख्स की एंट्री लाएगी अव्यांशी की जिंदगी में भूचाल? कैसे पता लगवाएगी अव्यांशी उस छोटे बच्चे के बारे में?
जानने के लिए पढ़िए विलेनस रिबॉर्न इन नॉवल, सिर्फ प्रतिलिपि पर। इंस्टाग्राम आईडी देव_ईल_क्वीन_08।